फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीटेट का। और अभी ये जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है ईवीएस का क्लास। और ईवीएस के इस क्लास में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। क्या करेंगे हम लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन जो हमेशा से पीछे पूछा गया हो, कभी ना कभी एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, जो एग्जाम में पीछे के एग्जाम में पूछ लिया गया हो, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देंगे पीवाईक्यू। क्या बोलेंगे? पीवाईक्यू। तो आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू का फर्स्ट क्लास। और इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हम लोग टोटल करेंगे 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन पीवाईक्यू का करेंगे। अभी अगर आप लोग बोलिएगा कि सर इसको बढ़ाइए, 500 पीवाईक्यू कीजिए, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, तो 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर ये बताइए, हमें रिकमेंड कीजिए कि 300 क्वेश्चन करवाएं या 500 क्वेश्चन कराएं। अगर आप बोलिएगा तो जिस तरह से सीडीपी का 500 का क्वेश्चन का सीरीज चला है, उसी तरह से ईवीएस का भी 500 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो आज पहला क्लास, पहले क्लास में आपको हम क्लियर कर दिए हैं कि ये ईवीएस का 300 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? जिसमें आपको कंटेंट का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, प्लस साथ में मिलेगा आपको सीडीपी का, यानी कि पर्यावरण सीडीपी, यानी कि ईवीएस के सीडीपी का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और अच्छा क्या दिया जा सकता है, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझिएगा एकदम बारीकी से, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा तो होगा लेकिन परफेक्ट होगा, आपके एग्जाम में काम देगा। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली। 19:45 बजे चली और दिसंबर 1 को 2019 को 1 दिसंबर को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, समझते हैं। हमको पता क्या करना है? हमको पता करना औसत चाल। ठीक, तो चाल, औसत चाल पता करना था। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि चाल बराबर, या फिर छोटा छोटा लिखना है तो अब इतना जान लीजिए, दूरी, दूरी बटे समय, दा बाई सा, दूरी बटे समय। ये किसका फॉर्मूला है? चाल का फॉर्मूला है। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 2120। तो दूरी तो हम पेन पेन कॉपी ले लीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, पेन कॉपी ले लेंगे। तो दूरी तो हमको 2120 पता है, तो ये दूरी तो हम 2120 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अब हमको चाल नहीं पता है, तो चाल को पता लगाते हैं। तो देखिए पहले दूरी बटे समय, तो समय को पता लगाते हैं। समय को पता लगाने के लिए हमको समय गिनना पड़ेगा। तो समय को पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक ट्रेन क्या हुई? एक ट्रेन जो है सूरत गुजरात से, ठीक, यहाँ सूरत गुजरात से चली। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर से आपको सूरत, ठीक, गुजरात से चली और पहुंचना कहाँ है? पहुंचना है नागरकोइल। ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 2120 किलोमीटर में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय का। तो समय तो हमको पता नहीं है, तो समय निकाल लेते हैं। 29 नवंबर 2019। तो देखिए नवंबर 29 से चल करके दिसंबर 1 को पहुंची। तो पहले ये पता कीजिए कि नवंबर कितने का महीना है। तो नवंबर 30 का महीना होगा, उंगली पे कर लीजिए आप लोग, नवंबर 30 का महीना होगा। तो 30 के महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, 29 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक 19:45 पे चली थी। तो देखिए अगर इसको आप समझिएगा, लॉन्ग तो है थोड़ा, 19:45 से 19:45 तक, ये हो गया आपको कितना? 24 घंटा। 24 घंटा नोट कर लिए। ये आ गया 29 नवंबर से हम पहुंच गए कहाँ? 29 नवंबर से पहुंच गए हम लोग 30 दिसंबर पे, 30 नवंबर पे। ठीक, अब 30 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा 24 घंटा कहीं कोना में लिख लीजिए। ठीक, जोड़ 24 घंटा हो गया। अब समझिए, तो 19:45, यानी कि ये लिखा हुआ है आपको ट्रेन के टाइम में। तो 19:45 मतलब कि 24 घंटा का होता है, तो 15 मिनट इसमें से निकाल लीजिए, 15 मिनट ऐसे, और फिर हो गया आपको 20 हो गया, 20 से 24, 24 घंटा का एक दिन होता है ना, तो 4 घंटा ऐसे, तो 4 घंटा 15 मिनट ही हो गया। जोड़ जोड़ 11 घंटा 45 मिनट ये हो गया, क्योंकि 11:45 पे पहुंची थी, तो 11 घंटा 45 मिनट। अभी दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, तो 45 और 50, 45 और 15, ठीक, 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 को हम 0 0 लिख सकते हैं। 1 घंटा मेरे पास बच गया। 11 4 15, अब 1 घंटा इसका 16 हो गया, तो 16 घंटा यहाँ बच गया।
चलिए 16 घंटे यहाँ बच गया, प्लस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 24 घंटा 16 घंटा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपको 24 अच्छे 30 अच्छा 40 घंटा। तो मिला जुला कर कितना आ गया, मिला जुला करके मेरे पास टाइम आ गया 40 घंटा, 24 घंटा वैसे, और 11 घंटा 45 मिनट, और इधर का जो 4 घंटा 15 मिनट निकला था ये वाला, तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 24 घंटा, अब कॉपी पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इधर हो जाएगा 16 घंटा, तो 24 घंटा 16 घंटा हो गया आपको 40 घंटा, तो 40 घंटा आपका निकल गया समय। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी यहाँ दिया हुआ 2120, तो अगर हम यहीं पास अगर लिख दें तो 2120 बटे कितना घंटा निकला, 40 घंटा, 40 घंटा पूछ रहा है कि इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ करना ही नहीं, खाली डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड अगर कर देंगे 40 घंटा से तो 0 से 0 ऐसे कट गया, और उसके बाद हो गया 4 पछे 20, आज 4 12, तो 53 घंटा। तो 53 अगर ऑप्शन में है तो लगा दीजिए 53, नहीं है तो भाई कुछ इरर हुआ होगा। तो देखिए ऑप्शन है थर्ड का, ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 61 का क्या होगा, थर्ड होगा, 61 का क्या होगा, थर्ड। कमेंट कीजिए, कमेंट कर लीजिए, इतना देर तो हम सॉल्व किए, इतना देर में एक आध तो कमेंट आ जाता, तो कमेंट कर दीजिए कम से कम कि ये सही है कि नहीं। तो हो गया आपको 61, यानी कि पहला क्वेश्चन का हो गया आपको 53। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, इसमें से कौन वेट लिफ्टर है, सूर्यमणि तो होगा नहीं, एक हम पढ़ाए थे एनसीईआरटी में चमकता सितारा, तो चमकते सितारे में इन सब के बारे में लिखा हुआ है। चमकता सितारा जो लड़कियों का जो ये है, जिसमें जो भी भारतीय लड़कियां थी उनका सक्सेस लिखाया गया है, तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि इसमें से जो है वो कौन होगा, है ना। तो इसमें से कौन होगा, सुनीता विलियम्स होगी, बछेंद्री पाल होगी, या कल्लम मल्लेश्वरी होगी। तो देखिए मेरे हिसाब से तो बछेंद्री पाल होगी नहीं, सुनीता विलियम होगी नहीं, तो यहाँ बस कल्लम मल्लेश्वरी सही होगा। ठीक है, 62 का क्या सही हो जाएगा, 62 का हो जाएगा डी सही, यानी कि फोर्थ सही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ तो बता दिए आपको, कल्लम मल्लेश्वरी, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, और साथ में इनको जो खेल रत्न भी मिल चुका है, ये भी याद आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको सवाल में नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी, या गाजर चुकंदर मूली। बताइए 63 का क्या हो सकता है, 63 का क्या होगा, कमेंट कीजिए, चलिए बताइए बताइए जल्दी, 63 का जल्दी बताइए, देखिए हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, चुकंदर आलू अदरक, आलू तना है काट दीजिए, यहीं पास फर्स्ट कट गया। गाजर हल्दी अदरक, तो हल्दी भी तना है, कट दीजिए। शकरकंद मूली हल्दी, हल्दी तो इसमें भी है तो हल्दी भी कट गया, हल्दी तना है, बच गया फोर्थ, तो यहाँ पास फोर्थ आंसर होगा। देखिए हमको आपको सीटेट में कई बार बता चुके हैं, या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में आपको बता चुके हैं कि अगर आपको सही पता नहीं है तो कम से कम जो जो गलत है उसको काट दीजिए, अपने आप सही निकल आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कट गया, हल्दी और आलू की वजह से, एक जगह आलू की वजह से और दो जगह हल्दी की वजह से, तो बच गया फोर्थ, तो तीसरा का फोर्थ होगा। अगर वीडियो को हम शॉर्ट्स में देख कोशिश करें बनाने का, तो ये वीडियो शॉर्ट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि 30 क्वेश्चन करना है, तो 30 क्वेश्चन के लिए मिनिमम 30 मिनट तो लगेगा। हाँ, कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी बताया जा सके, अगर आप लोग कमेंट करते रहो तब। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त अरब अमीरात में। बताइए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे इसमें एनसीईआरटी के कंटेंट में। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर भारत का मेघालय तो है या नहीं, तो इसलिए ये सब काटिए, ऑस्ट्रेलिया सही होगा। ठीक है, ये लगभग 700 वर्ष तक जिंदा रहता है, एक पेड़ 700 वर्ष तक चल सकता है, तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेपेंथिस, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, स्मेल स्मेल के बारे में बता दिए थे, नेपेंथिस घड़ानुमा एक पौधा है जो ऐसे रहता है और उसका स्मेल निकालता है, इसमें आकर के जो है कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है, सड़ जाता है, यहाँ तक कि चूहे और कीड़ भी। तो ये नेपेंथिस के बारे में ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या सही है आप लोग बताइए। पहला, वह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, या केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर लेता है, या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाता है। आवाज तो तुरंत गलत हो गया, बोला कौन सा कथन सही है, तो आवाज वाला तो गलत हो गया। अब ए बी सी में देखते हैं कि कौन सही है, तो इनमें से कोई गलत भी है, ए बी सी में, ए बी सी में कोई गलत भी है, देखिए तो ए बी सी में कोई गलत भी है, ए बी सी में कोई गलत भी है। चलिए, यह केवल कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता है बल्कि चूहों तक को खा जाता है, तो सी भी गलत है, तो बच गया कौन, ए और बी। ए बी कहाँ है, तो इसमें तो ए और सी है, ए बी सी है,
यहाँ बी और डी है तो यहाँ ए बी यानी कि फर्स्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कहाँ से स्टार्ट की थी? दांडी के समुद्र तट पर। हाँ, यानी कि यह दांडी जो है, यह दांडी का जो समुद्र तट है वो किस राज्य में है? तो चलिए, आंध्र प्रदेश होगा नहीं, महाराष्ट्र होगा नहीं, है ना, कर्नाटक भी समुद्री इलाका तो है लेकिन ये होगा नहीं, गुजरात होगा। गुजरात का दांडी यात्रा गुजरात से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 67। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, एकदम रनवे में रहना है और कोशिश करना है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को हम लोग टाई अप कर लें। छोटा सा रिक्वेस्ट वही है कि वीडियो उन लोगों के पास पहुंचाइए जो सीटेट अभी तक पास नहीं कर चुके हैं, ठीक है, या नहीं कर पाए हैं किसी वजह से भी। उच्च ज्वार यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, यह किस 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 तरह के बुखार में ऐसा उपचार होता है? सिनकोना पेड़ की छाल से किस तरह के बुखार में सिनकोना पेड़ की छाल से उपचार किया जाता है? देखिए, हम आपको कंटेंट पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी का। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिनकोना पेड़ होता क्या है। सिनकोना पेड़ का छाल होता है जिसका उपचार मलेरिया में किया जाता है, यानी कि मलेरिया बुखार में इस तरह का हरकत होता है, बहुत तेज बुखार होता है, कपकपी होता है, तो सिनकोना पेड़ के छाल को उबाल करके दिया जाता है मलेरिया में। तो यहाँ पर चिकनगुनिया, मियादी बुखार काट दीजिए, डेंगू काट दीजिए, मलेरिया सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए किसी सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो कि एक्स के ठीक पूर्व में है। तो देखिए, पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब शुरू कर देते हैं इसको बनाना। ठीक है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर है तो पहले आप लोग डायरेक्शन समझ लीजिए। डायरेक्शन कितना होता है? बेसिकली डायरेक्शन होता है 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, तो पहले हम लोग डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया। अब इतनी छोटी स्क्रीन है, इसी पे हमको बनाना है। ये हो गया, ठीक, यही ना रहता है डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन। तो 4 डायरेक्शन में हम लोग को ऊपर हो जाएगा उत्तर, रुकिए सॉरी, ऊपर हो जाएगा उत्तर, ठीक, शॉर्ट में। उसके बाद नीचे हो जाएगा दक्षिण, उसके बाद फिर पूर्व, फिर पश्चिम। ये जो हो जाएगा पूर्व, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम। यही ना 4 डायरेक्शन है, ठीक, 4 डायरेक्शन है। चलिए देखते हैं। फिर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर एक्स पर है, तो कहीं एक्स हम ले लेते हैं, मान लिया एक्स हम इसी पर ले लेते हैं, एक्स पर है डॉक्टर। एक्स पर डॉक्टर अगर है तो फिर क्या किया डॉक्टर? एक्स से चला, एक्स से चला, चला तो एक्स एक्स अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो एक्स का पूर्व क्या हो जाएगा? एक्स का पूर्व तो यही हो जाएगा, तो ए पर आ गया डॉक्टर, यहाँ ए पर आ गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ? ए एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर पे है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ 600 मीटर दूरी हो गई। फिर बोला कि, हाँ, फिर क्या बोला कि दूरी पर है, और फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है। बी पर, ए के ठीक दक्षिण में। तो ए पर जब डॉक्टर ऐसे आया होगा चलते हुए तो इसका मुंह किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, मुंह तो आगे की तरफ इधर होगा। तो जिधर मुंह किया हुआ है उधर से वो दक्षिण जोड़ेगा, जिधर मुंह किया हुआ है उधर से वो दक्षिण जोड़ेगा। दक्षिण पे है 450 मीटर, 450 मीटर, तो इधर दक्षिण आ गया 450 मीटर, 450 मीटर दक्षिण आ गया, ठीक। बी पर, ए पर आया पहले, यहाँ ए हो गया, फिर बी पर गया। बी से फिर क्या बोल रहा है? बी से बोल रहा है कि फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है। तो बी के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बी के पश्चिम में इधर आ जाएगा। कितना मीटर जा रहा है? 450 मीटर, ठीक, पश्चिम में 450 मीटर पश्चिम में। कॉपी पर बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 450 मीटर पश्चिम में, ठीक। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ चला डॉक्टर? वहाँ से चला 130 किलोमीटर और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचता है। तो 450 मीटर, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, में 130 मीटर है तथा दूरी पर वह है, और अंत में वह बी पर चला जाता है। तो अगर इसको साफ कर दिया जाए तो समझ में आएगा 90 मीटर की दूरी पर है, तो वह किस तरफ जाता है। तो अगर आप लोग ये डायरेक्शन बना के अगर बना लीजिएगा स्टेप वाइज ऐसे करके, तो आपका आंसर चला आएगा कि आपको 4 डायरेक्शन बताया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आपको आंसर आएगा इसमें से उत्तर पश्चिम आ जाएगा, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर तो इधर हो गया, दक्षिण यहाँ हो गया, पूरब यहाँ हो गया, पश्चिम यहाँ हो गया। तो उत्तर पश्चिम ई दोनों के बीच में आएगा, ठीक। तो डॉक्टर का जो घर है वो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, याद रहेगा।
चिराव नाच कहाँ पर चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के या मेघालय के? चिराव डांस कहाँ के लोग करते हैं? चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराव, चलिए चिराव जल्दी बताइए। मिजोरम के लोग चिराव डांस करते हैं। ठीक है, मिजोरम के लोग, मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, चलिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु यहाँ है, तो तमिलनाडु अगर यहाँ पास है तमिलनाडु, तो इसका निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा? तमिलनाडु सबसे निचली छोर पर है, तो तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है जल्दी बताइए। पंडुचेरी हो गया, केरला हो गया, यहाँ पास कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अगर इधर से देखा जाए तो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं क्या सही होगा, मैप तो दिखला दिया आपको के हिसाब से क्या होगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो यही होगा तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य, यहाँ पर है ऐसे, है ना, यहाँ पर है तमिलनाडु। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस तरह से, तो ये आपको फोर्थ सही हो गया। 71 का क्वेश्चन, एनसीओ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? इसमें से क्या नहीं करना है एनसीएफ के अकॉर्डिंग? तो अब आ गया सीडीपी, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, ये तो करना ही है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और ज्ञात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कर्मों में संलग्न करना है, ये तो करना ही है। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो हो गया सही है। नहीं करना है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना है, ये भी करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो यही नहीं करना होगा। तो जो नहीं करना होगा वही सही होगा, क्योंकि सवाल पूछा गया नहीं करने का, तो यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक। 72, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षण, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षण, शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसमें से कौन होगा सही? 3 से 5 के लिए एक विषय है पर्यावरण अध्ययन जो संकलित करता है, जिसमें इंक्लूड है, संकलित करता है मतलब इंक्लूड है। बताइए 72 का सेकंड सही होगा। ठीक है, सेकंड। ठीक, चलिए 73, नेक्स्ट सवाल में क्या है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? गलत नहीं, सही पूछ रहा। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 व 2 की कक्षाओं में, ये सही है, या 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये सही है, यानी कि सेकेंड वाला सही है, ये सही है। या 1, 2 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये सही है। या 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कौन सही है इसमें से? 73 का आप आंसर बताइए कि इसमें से कौन सही है। चलिए जो गलत है उसको काट दीजिए, जो बच जाएगा वो सही हो ही जाएगा। जो गलत है उसको काट दीजिए, जो बच जाएगा वो सही हो ही जाएगा। चलिए 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, यह क्या डिनोट करता है? अगर किसी बच्चे को हम पूरा कंप्लीट टाइम दे रहे हैं तो यह क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, याद वाला तुरंत काटा कीजिए, क्योंकि सीटेट में सबसे गड़बड़ जो लैंग्वेज है वो याद करना, रटना है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, सूचना को ज्ञान तो कभी समझना ही नहीं है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है? देखिए बाल केंद्रित और सही है, लेकिन शिक्षक केंद्रित आप तुरंत काट दीजिए। तो अब क्या बच गया? 2 ठो बच गया, तो 2 ठो में से आप बताइए कि कौन सही है। 74 में कौन सही होगा? तो देखिए सूचनाओं को ज्ञान नहीं मानना है, इसलिए 2 भी गलत हो गया, बच गया 3। बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित ज्यादा मजबूत हो गया, तो 74 का थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप 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 प्रकरण है? तो देखिए थीम आपको 6 ठो पढ़ाया गया है, तो 6 थीम में से इनमें से कौन सा उप थीम है? तो भोजन तो मेन थीम है, परिवार और मित्र भी मेन थीम है। अब जानवर और हम चीजें कैसे सीखते हैं, इसमें से आप बताइए कि उप थीम कौन है? 75 का क्या होगा? तो आपको जानवर उप थीम हो जाएगा। 75 का आपको थर्ड हो जाएगा जानवर, जानवर जो है उप थीम है। ठीक, याद रहेगा बात। चलिए नेक्स्ट, बाकी मेन थीम हम
चीज़ें कैसे सीखते हैं? परिवार और मित्र और भोजन तीनों। आपको बताए थे 6 थीम में से, 6 थीम में से 3 थीम मेन थीम है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय है? यानी कि कौन-सा हरकत पर्यावरण अध्ययन को या कौन-सा हरकत या कौन-सा काम पर्यावरण अध्ययन के टीचर को, ईवीएस के टीचर को नहीं करना है, वांछनीय है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण ये या पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या बच्चे अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। देखिए, केवल आ गया तो हम आपको बताए हैं इसमें, अरे सीडीपी में, चाहे ईवीएस का सीडीपी हो, मैथ का हो, या फिर सीडीपी का ही सीडीपी हो, यानी कि शिक्षा शास्त्र का ही सीडीपी हो, या हिंदी का सीडीपी हो, जहां पर बात आ जाएगा केवल, वहां पर हो जाएगा गलत। लेकिन फिर भी हम लोग सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे भी तो ये सारा पॉजिटिव है और एक ठो है निगेटिव, केवल 4, और सवाल पूछा गया है निगेटिव में, इसीलिए निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर, यानी कि 76 का चौथा आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि यूट्यूब रोक देता है हमारे वीडियो को, क्योंकि हम छोटे ये यार यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग हैं, जो हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं और पेड कोर्स नहीं चलाते हैं, और जो शिक्षा है इसका व्यापारीकरण नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। देखिए, व्याख्या प्राइमरी लेवल पर मना किया गया है, तो 77 का आप बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। हम तो मेरे हिसाब से व्याख्या प्राइमरी लेवल पर जो है व्याख्या करने के लिए मना किया गया कि व्याख्या तो नहीं करना है। तो 77 का बताइए क्या होगा? तो व्याख्या काट दीजिए। बच्चों के सक्रिय भाग तो लेना ही है, बच्चों के समुदाय के सदस्य ये तो है ही, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। ए बी सी कहाँ है? यहाँ ए सी है, यहाँ ए सी डी है, यहाँ केवल सी है, तो यहाँ ए बी सी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानी, वृत्तांत द्वारा, कहानी द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन। व्याख्या काटिए। प्राइमरी लेवल पर व्याख्या से आपको बचना है, याद करने से बचना है। ठीक है, तो व्याख्या तो आप काट ही दीजिए। अब बताइए कि क्या होगा? व्याख्या काट दिए, अब बताइए। कमेंट तो कर दो भाई, कमेंट करे पैसा लग रहा है? कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट करने में पैसा नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिए। 78 का क्या होगा? जल्दी। कहानी भी व्याख्या के अंदर ही आ जाएगा, तो ए और सी, तो ए और सी कहाँ है? ए और सी थर्ड में है, तो यहाँ पास थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कहानी और व्याख्या दोनों से बचिएगा आप लोग। हम लोग 1 to 5 का ईवीएस पढ़ रहे हैं, इसलिए कहानी और व्याख्या दोनों से बचिएगा। ठीक है, और डांटने और याद करने से भी बचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सवाल को। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है क्या? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, या बच्चों में संदर्भगत संवेदना का विकास करना। यहाँ पर हमको लगता है कि तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ सही हो गया। चलिए नेक्स्ट। तीनों इसलिए सही होगा क्योंकि कॉग्निशन का डेवलपमेंट तो करना ही है, अवलोकन करेगा बच्चा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही, अवलोकन करना तो अच्छी बात है, और संदर्भगत संवेदना का विकास करना तो सही है, क्योंकि जानवर से रिलेटेड उसके अंदर एक इमोशन आएगा, तो इसलिए यहाँ पास फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा बहुत स्पीड चल रहे हैं तो थोड़ा स्लो चलेंगे। कमेंट कर दीजिएगा कि सर इतना स्पीड में मत बोला कीजिए, या इतना स्पीड में मत पढ़ाया कीजिए, या थोड़ा सा टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम से पूरा कोशिश करेंगे टाइम देकर पढ़ाएं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्र को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, या समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्या होगा सही? अब बता दीजिए हमको। 80 का। यहाँ कूट वाला बहुत सवाल आता है, यानी कि इस तरह से सवाल पूछागा, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, बी और डी दोनों, इस तरह से, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में ऐसा सवाल भी बहुत सारा आ जाता है। 80 का बताइए सही क्या होगा? चलिए, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये बात सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये भी सही बात है। कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में जब भी बच्चा रहेगा तो अनुशासन में नहीं रहेगा, यानी कि इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी, तो ये समूह का वर्क करवाना अनुशासनहीनता रोकना के सपोर्ट में नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पास हो गया सी और डी। सी और डी जहाँ होगा वही सही होगा, यानी कि फोर्थ। यहाँ क्या हो जाएगा सही? फोर्थ। चलिए 81, निम्नलिखित में से नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से
क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा? बताइए। इसमें से 81 का सही आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर अब बताइए क्या होगा? 81 का केवल डी, सी और डी, ए, बी, सी, ए और बी। तो देखिए डी ज़रूरी नहीं है क्योंकि कक्षा में बच्चा जो किताबी ज्ञान लेता है, ए, बी, सी जहाँ रहेगा वो सही, यानी कि थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। चलिए 82 का आप आंसर दीजिएगा। 82 81 का आंसर देंगे। 81 का आंसर देंगे। ज्ञात से अज्ञात, बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आता है और फिर उसी सीखे से जोड़ करके हम लोग अज्ञात चीज सिखाते हैं। ठीक है, जब हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे उसका नियम ज्ञात से अज्ञात, आगमन निगमन, तब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सवाल हमेशा से पूछा गया है। ये सवाल जो हम करवा रहे हैं 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा टोटल 2016 में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? कौन नहीं है रचनात्मक? किसमें बच्चा जो है आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ नहीं जाएगा? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण? बताइए इसमें से क्या होगा? 83 का सही बताइए। 83 का सही हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये रचनात्मक आकलन नहीं है। आकलन क्या होता है? आकलन मतलब असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कि बच्चे के लर्निंग गैप को पता करना। तो ये आकलन नहीं है आपको जो रचनात्मकता की तरफ बढ़ावा दे, है ना। चलिए नेक्स्ट 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? किसको पर्यावरण, जब हम पर्यावरण अध्ययन का आकलन करने जा रहे हैं, असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो किसको दूर रखना चाहिए? बच्चे के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, इससे दूर रहना चाहिए। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, इससे दूर रहना चाहिए। अध्ययन के संकेत का उपयोग करना या बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन का उपयोग करना, इससे दूर रहना चाहिए। क्या सही होगा 84 का? बताइए। किससे हमें बचना चाहिए, किससे हमें दूर रहना चाहिए? जल्दी बताइए। 84 84 84 का फर्स्ट हो जाएगा। हमें बच्चों के उत्तरों को सही गलत नहीं बताना है, यानी कि अगर आप बच्चे के उत्तर को सही या गलत बता दीजिएगा तो बच्चा अगले बार से आंसर देना भूल जाएगा। अगर आप गलत बता दीजिएगा तो डर जाएगा। तो इसलिए उसी के उत्तर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करके समझा देना, उसी के आंसर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करके समझा देना है कि बाबू ऐसे नहीं, थोड़ा सा और ऐसे कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें एक कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने पर कहती है और उनके चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है और कहती है कि इस पूरे क्रियाकलाप का आकलन कीजिए और उसके बाद बताइए। तो टीचर इंतजार करती है, तो शिक्षक क्या चाहती है, यानी कि शिक्षक का क्या उद्देश्य है? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चे के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को कहती है। देखिए, एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब आ गया, अवलोकन भी आ गया, अनुभव साझा भी आ गया और फिर चर्चा भी आ गया। तो यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट 86, नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इसमें से कौन अलग है? मछली जल का है तो ये हो गया, घड़ियाल भी जल में रहता है और कछुआ भी जल में, कौवा आसमान में उड़ता है, तो यहाँ पास कौवा सही हो जाएगा। ठीक है, अलग वाला। सूची को सुमिलित कीजिए। हांगकांग, गोवा, कश्मीर, केरल और इधर लिखा हुआ है किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, ये सब नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, छोले भटूरे, पका हुआ सांप। तो बताइए हांगकांग में पका हुआ सांप खाया जाता है। 87 का बताइए क्या हो सकता है? 87 का आंसर बताइए। 87 का आंसर जल्दी बताइए। 87 जल्दी में 87 बताइए। 87 का आंसर। टेपियोका के बारे में तो पढ़ा होगा कभी ना कभी। टेपियोका के बारे में एनसीईआरटी के कंटेंट वाले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया गया है कि टेपियोका क्या है क्या नहीं है, तो कम से कम उसी के बारे में बता दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। देखिए, पकाया हुआ सांप जो है वो हांगकांग में होता है, तो पहला का डी हो या 5 हो गया।
उसके बाद आपको दूसरा बोल रहा है ना, यानी कि अगर मिलाइएगा इसको तो यहाँ पर हो जाएगा आपको पहला का, हाँ पहला का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा 5 में, डी हो जाएगा 3rd में, यानी कि यही सही हो जाएगा 2, सेकंड आंसर सही है। 88, 2 ठो बस क्वेश्चन, 2 ठो के बाद क्लास खत्म, फिर अगले क्लास में। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से गर्दन घुमाती है? उल्लू नहीं, उल्लू तो नहीं होगा, रात में देखता है। कौवा हो गया, मैना कहाँ है? मैना, ठीक है, मैना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। घरों के नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कंटेली छत जातियों से होती है, हाँ ये सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर रहते हैं, ये गलत हो गया। बी गलत हो गया। लेह के पत्थर, हाँ ठीक है। ए और सी कहाँ है? ए और सी यहाँ पास 3rd आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जो गलत था काट दिए। हाथियों के बारे में, हाथियों के विषय के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा जाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इसमें से पूरा चारों सेंटेंस में से कौन सही होगा? 90 का बताइए। 90 का क्या सही होगा? 90 का क्या सही होगा? 90 का क्या सही होगा? 90 का सही हो जाएगा आपको, 90 का सही हो जाएगा 3rd, 90 का सही हो जाएगा 3rd। तो यहाँ पर हम लोग इसको लगा लेते हैं कि 90 का क्या सही हो जाएगा। 90 का, 90 का, हाँ 90 का देखिए ये 3rd सही होगा, है ना। इसमें 3 4 1, यानी कि आपको 2 खाली काट दीजिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये सब सही है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स। सब्सक्राइब, छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, सब्सक्राइब तो बोलिए, छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि और किस सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करवा दिया जाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। फिर मिलेंगे अगले ईवीएस के क्लास में, जो डेली लगभग 8 बजे अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो को देखना मत भूलिए, और सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन, सब्सक्राइब।